हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपको पता होगा आपका एग्ज़ाम जो है अब डेट में कुछ चेंजेस आए हैं। 7 से लेकर 15 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। और आपका जो पहला दिन का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, पहला दिन के एग्ज़ाम में 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। बाकी जो सभी दिन के एग्ज़ाम रेस्ट बच जाते हैं 8 से 15 तक, ये 1 शिफ्ट में होगा। तो मैंने अपने चैनल पर आपको जो है पोस्ट कर दिया है न्यूज़पेपर का कटिंग। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगा फ्रेंड्स, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिना देरी किए हुए अब शुरू करते हैं आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 13 को। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि ये सेट आपको पूरा करवाया जाएगा, तो ऐसे में हमारा ये 13वां सेट है और इससे पहले हम लोगों ने कुल 12 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। लैंग्वेज पेपर का पहला सवाल है आपका आपका इंग्लिश का है। डू नॉट गो नियर द लेक, द गार्ड वार्न द चिल्ड्रेन। डू नॉट गो नियर द लेक, द गार्ड वार्न द चिल्ड्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच? आपको बताना है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा ऑप्शन आप इस जो है सेंटेंस के लिए सही आएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो पाएंगे जो इसका तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। द गार्ड वार्न द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द लेक, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे के सवाल में दिया गया है आपका मीरा रोड दिस नॉवेल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस विच कैन बी रिटन इन द प्लेस ऑफ दिस सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस नॉवेल वाज रिटन बाय मीरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ही सेड टू हर, हैज़ योर ब्रदर इन्वाइटेड यू? दिस सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज फॉलो। इस सेंटेंस को हम और कैसे लिख सकते हैं ये आपको बता रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर हैड इन्वाइटेड हर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज डिलाइजेंट? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 4 का ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ जेन्युइन? जेन्युइन का आपको ऑपोजिट वर्ड को बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी नकली या कृत्रिम। और जहाँ जेन्युइन की बात होती है, इसका असली या वास्तविक इसका मीनिंग होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। डॉटर इज फॉर सन डैश इज फॉर अंकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आंट। जैसे कि डॉटर रिलेट रहता है सन से, बेटी का बेटा होता है, वैसे ही डैश इज फॉर अंकल, तो अंकल का क्या हो जाएगा? आंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अ डिजीज डेट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। जब कोई बीमारी पूरे एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड एपिडेमिक। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, नोबडी डैश व्हेन ही विल लीव द हाउस। सप्लाई करेक्ट टेंस यहाँ पे करना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा नोबडी नोज व्हेन ही विल लीव द हाउस। ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब नीचे जो है आपका सवाल हिंदी लैंग्वेज पेपर का है और निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 से 11 के लिए। एक गद्यांश दिया गया है और पढ़कर जो है आपको इसका आंसर करना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। अब जो है हम इसके डायरेक्ट सवालों को देख लेते हैं। आतुर का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? तो आतुर का अर्थ हो जाएगा आपका उतावला। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गद्यांश में किस कवि का वर्णन है? तो गद्यांश में वर्णन किया है कबीरदास का। प्लीज़ आप गद्यांश पढ़ के ही आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं पढ़ती हूँ तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाता है। गद्यांश में प्रयुक्त धर्म का आशय है, तो इसमें धर्म का आशय बताया गया है कर्तव्य को। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म या ज्ञात कीजिए। जैसे कि इंदु और इंदुर का आपको जो है सही शब्द युग को चूज करना है। तो इंदु का हो जाएगा चंद्रमा और इंदुर का हो जाएगा चूहा। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन 3 है ये राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे होता है अत्यनुप्रास अलंकार।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें सच्चे जो हो जाएंगे फ्रेंड्स गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका हो सकता है एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। छेप खाना, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो छेप खाने का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लज्जा जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नैनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? नैनाभिराम का, तो नैनाभिराम का संधि विच्छेद हो जाएगा नयन जोड़ अभिराम। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें फ्रेंड्स अवयवी भाव समास पाया जाता है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है। तो यह निषेधवाचक, यानी निषेध किया जा रहा है, आपको मना किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोमल का विलोम हो जाएगा फ्रेंड्स कठोर। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है आपका, घ ग ड ठ त, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? तो इसमें हो जाएंगे कुल 2 अघोष व्यंजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है फ्रेंड्स आपका मैं प्रत्यय है, करुणा में। नेक्स्ट है आपका, जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अकथनीय। ऑप्शन थर्ड का। नेक्स्ट है आपका, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें यूज़ हुआ है फ्रेंड्स रीतिवाचक का। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसमें पाया जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण। ऑप्शन 1 हो जाएगा। पर्यावरण परी जोड़ आ उपसर्ग से बना है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास पाया जाता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो जो चाबी है यह ताल शब्द का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत जो हो जाएगा फ्रेंड्स परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। लास्ट सवाल है आपका लैंग्वेज पेपर का, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य जो हो जाएगा, वर्षा होते ही मोर नाचने लगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। सामान्य दिन के सवालों को देख लेते हैं फ्रेंड्स। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में किस वनस्पति से संबंधित है? तो यह जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्ड हो जाएगा, मार्किनेशिया से संबंध रखता है। जो मार्किनेशिया है यह ब्रायोफाइट्स का एक जीनस है और ये लीवरवॉर्ट्स है जो नम और छायादार स्थानों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपसारी लेंस का, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और जो एक सामान्य मानव आँख की दूरी को देख सकता है, यह कितनी देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ये भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। और यह जो है आपका पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे जो है 1936 में ब्रिटिश राज के द्वारा स्थापित किया गया था और इसका पहला नाम हैली नेशनल पार्क था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो फ्रेंड्स आपको ज्योग्राफी के लिए एक भारत का मैप अच्छे से याद करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप नदी को देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती,
ये सभी जो है माही, पूर्णा, ये अरब सागर में गिरती हैं। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है तापी। वहीं बात करें गोदावरी और महानदी की, तो यह जो है आपके पूर्व दिशा की ओर गिरती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए है। तो किसके लिए बनाया गया है ये? तो ये बनाया गया है आपके प्री नर्सरी से कक्षा 7 तक के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन B1 के कारण होता है। और विटामिन B1 का नाम क्या है, रासायनिक नाम? तो याद रखिएगा, इसे थायमीन के नाम से जानते हैं हम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका। महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि गांधी जी ने जो है केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और वह था आपका बेलगाम का अधिवेशन। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि 1924 में हुआ था बेलगाम का अधिवेशन। और ये बेलगाम जो है आपके कर्नाटक में अवस्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है आपसे। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी फ्रेंड्स? तो यह शुरू किया गया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? तो यह है आपकी काली मिट्टी, या जिसे रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी और कई नामों से जाना जाता है। चेरनोजिम मिट्टी भी इसको कहा जाता है, और यह जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य को एक चेरी कहा जाता था? तो एक चेरी कहा जाता था फ्रेंड्स अवध साम्राज्य को। नेक्स्ट सवाल में है, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। चलिए सवाल है अगला आपका। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो यह है आपका ऑप्शन 3 अरावली पर्वत के पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं शामिल होने वाले थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन 3 हो जाएगा। और यह सम्मेलन हुआ कब था फ्रेंड्स? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो बाहरी निरीक्षण निकाय कौन सा था फ्रेंड्स? तो यह संयुक्त निरीक्षण इकाई को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें कुल 3 परमाणु पाए जाते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, O3। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधों को में पानी को उसके जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? तो जल लेके जाता है जाइलम। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो यह है आपका बाइनरी विखंडन। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियमों 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम डैश वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। तो कितने वर्षों से होना चाहिए उसे? तो यह हो जाएगा 100 साल से पुराना, उसे हम क्या कह देंगे? प्राचीन कह देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो यह क्लोरीन है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है? नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस देख के तो आप आंसर दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की है। यह जो है आपका शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 में है आपका, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो यह राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स।
ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 को मनाया गया था, 24 अप्रैल 2010 को। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63 में विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो यह है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक समुद्री मार्ग कहा जाता है इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है यह किया गया था आपके शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे रखी थी, जिनमें से कुछ पर ही सहमति बन पाई थी और उन्हें गांधी इरविन संधि के रूप में जाना जाने लगा। तो कुल कितनी संधि की मांग रखा गया था गांधी जी के द्वारा? तो यह रखा गया था फ्रेंड्स कुल 11 मांगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस प्रकार का प्रदूषण श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण जो होता है कई श्वसन रोगों जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर के कारण जो होता है यह गंभीर कारक बनता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था? तो यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान चुना गया था और यह पंचवर्षीय योजना जो है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर। भारत ने किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका यह विकल्प चुना था और इसका जो अवधि था यह 1956 से 61 तक का था। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 1956 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था और इसी दौरान जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण जो था, भीड़ ने चौरा चौरी के एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिसके कारण जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। अगले सवाल में है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जाने जाते हैं विक्रम साराभाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे जो सवाल है सामाजिक विज्ञान का सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए, निम्नलिखित में से 4 संवंतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही क्रम है यह बताना है। संवंतों होगा फ्रेंड्स, टाइपिंग एरर है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, पहले शक, फिर गुप्त, फिर हिजरी और फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर आया था। अगर डेट की बात करें तो शक आया था 78 ईस्वी को, याद रखिएगा फ्रेंड्स डेट। और जो गुप्त संवंत है यह आया था आपका 319 से 20 में और जो हिजरी है यह 622 ईस्वी को और ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 ईस्वी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इससे रिलेट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसे उड़ीसा में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक सभा को संबोधित करने के लिए चंदोल में गिरफ्तार किया गया था? तो किसे गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शंस देखेंगे तो पाएंगे गोपबंधु चौधरी को किया गया था। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो जो विकल्प गलत हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ आगे के सवालों को क्वेश्चन नंबर 74 में है, निम्नलिखित में कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो यह बेसिन की संधि थी फ्रेंड्स, जो कि 1802 ईस्वी में हुआ था, बेसिन की संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 ईस्वी से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक केंद्र था। तो कौन सा जगह केंद्र बनाया गया था? तो यह था आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो विस्तार था कई जगह पर था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे के सवालों को देख लेते हैं,
पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको यह बताना है फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा यह हो जाएगा आपका, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सन 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो यह थे मंगल पांडे, जो कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुख से काटने से जो है स्पष्ट रूप से मना किया था, और उसके फलस्वरूप उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। तो 8 अप्रैल याद रखिएगा सन 1857 ईस्वी को पहली बार जो है बलिदान इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन जो 1 होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इनके जो है बंदी होने के कारण या इनको जब जेल में डाल दिया गया था, इनके बाद सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला था अब्बास तैयब जी ने। क्वेश्चन नंबर 80 में है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस आंदोलन के साथ वे संबंध थे, आपको यह बताना है। तो चलिए मिला लेते हैं फ्रेंड्स। तो जब आप मिलाएंगे तो पाएंगे जो विनोबा भावे थे, उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। जो मेधा पाटकर थे, इन्होंने नर्मदा बचाओ। सुंदरलाल गुना जुड़े थे चिपको आंदोलन से, और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है फ्रेंड्स। तो इन्हें सबसे पहले जेल हुआ था 1908 ईस्वी को जोहान्सबर्ग में आयोजित एक भारतीय सभा में कानून को ना मानकर अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का इन्होंने निर्णय लिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो यह माना गया है उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन को। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, निम्नलिखित में व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, और लगभग एक पीटी को छोड़कर जो है हमेशा पूछती रहती है इस सवाल को। तो याद रखिएगा ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो इन्होंने विजय प्राप्त किया था फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में है आपका, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो यह विजय प्राप्त की थी इन्होंने 712 ईस्वी में। याद रखिएगा भारत की सिंध पर विजय प्राप्त की थी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 85 में है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था। तो यह जो है बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 86 में है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए संपूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था या स्वीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर का अधिवेशन, जो कि 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसके राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो यह थे अजातशत्रु। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, एक महापाषाण सावधान में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। किसको देखना होगा फ्रेंड्स, कूट की सहायता से फिर आपको आंसर बताना है। तो इसके लिए आपको देखना होगा फ्रेंड्स हड्डियों की संरचना और हो जाएगा इसका कंकालों के आकार। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अमृतसर को। नेक्स्ट देख लेते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था श्रमण के रूप में। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीनतम काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो सब जब आप सजाएंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो यह था आपका तराइन की दूसरी लड़ाई, जो कि 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। याद रखिएगा डेट भी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, ताजमहल के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, आपको यह बताना है फ्रेंड्स। तो ताजमहल के बारे में जो सत्य नहीं है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी मानते थे कि, क्या मानते थे? तो ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, परिणाम और साधन दोनों न्यायोचित होने चाहिए। अगला सवाल है, ऋग्वेद के संबंध पर कथनों पर विचार करना है और कोड की सहायता से आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और सी दो सही हो जाएगा। यह सबसे पुराना वेद है और वैदिक ऋचाओं की रचना कुछ महिलाओं द्वारा की गई थी। तो ए और सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस द्वारा हस्ताक्षरित श्रीरंगपट्टनम की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड तो पाएंगे जो इसका ऑप्शन 3 है यह सही नहीं है। श्रीरंगपट्टनम में ब्रिटिश रेजिमेंट की तैनाती, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से आपको सही कथन को ढूंढना है फ्रेंड्स। तो जो कथन सही नहीं है इसका यह हो जाएगा आपका, कांग्रेस ने इस अधिवेशन की प्रशंसा की थी तथा पंजाब में गठबंधन की सरकार का गठन किया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, मंगल पांडे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंगल पांडे के बारे में जो कथन सही नहीं है फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संगठित था या संबंधित था? तो यह संबंध रखता था कांग्रेस के गठन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो यह 66.5 डिग्री पर रहता है। नेक्स्ट सवाल में है, सूची 1 में प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों को सूची 2 को उनके महत्वपूर्ण वृक्षों से सुमेलित कीजिए। तो जो मैंग्रोव वन है यह सुंदरी से संबंध रखते हैं। जो मुंटाने का वन है यह पाइन से संबंध रखता है, पाइन वन से। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो है यह आपका बबूल से, और जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है यह सागौन से। तो इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल को देख लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आपको यह बताना है। तो यह जो है आपका विस्तार सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो यह हो जाएगा गुरुत्व जल, ग्रेविटेशनल वाटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है कि इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो ऊर्जा अंतरण होता है फ्रेंड्स एक जीव को दूसरे जीव से। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, प्रायोगिक परियोजनाएं किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर रही है जो लद्दाख में पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में पाई जा सकती है? तो यह हो जाएगा आपका तापीय, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो बिहार के बारे में सही नहीं है फ्रेंड्स कथन यह हो जाएगा, बिहार में कुल रोपित क्षेत्र 40.30 लाख हेक्टेयर है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? तो यह लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्ध जलवायु, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट को देख लेते हैं, मिलाने बोला, चलिए मिला लेते हैं। एक तरफ नदी है वहीं दूसरी तरफ स्टेट दिया गया है। तो महानदी जो है फ्रेंड्स यह हो जाएगा छत्तीसगढ़, गोदावरी का हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, कावेरी का हो जाएगा आपका कर्नाटक और गंगा का उत्तराखंड।
चलिए इसमें आंसर देख लेते हैं किस कोड में दिया गया है। तो इसका आंसर जब आप देखेंगे तो पाएंगे ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले का विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है? तो यह विशालतम जो भंडार है कोयले का, यह सुरक्षित है आपके झारखंड में, जो कि भारत का 99% से अधिक कोयला गोंडवाना शैलों में तथा शेष टर्शियरी शैलों में पाया जाता है। और सबसे सुरक्षित भंडार जो है झरिया, बोकारो, गिरिडीह, डाल्टनगंज आदि में उपलब्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो यह चक्कर लगाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला सवाल है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो यह भागलपुर जिले में है। नेक्स्ट है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो यह आइसोथर्म कहलाती है। आइसोथर्म कहलाती है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर, सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण का नाम बताइए। तो इस रोपण को कहा जाता है वातरोध, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में कौन सी है? तो यह नदी हो जाएंगी आपकी बेतवा नदी, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, राजस्थान की अरावली रेंज की तलहटी में स्थित खेतड़ी में कौन सा खादान पाया जाता है? तो यह कॉपर का खादान पाया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, कोई डेयरी किसान किसी तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? तो इसका हो जाएगा हार्मोन सेवन द्वारा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत की हिमालयी नदी प्रणाली में स्थित सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली को माना जाता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा और यह असम में अवस्थित है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह संघ या राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो ऐसा स्टेट है फ्रेंड्स आपका यूनियन टेरिटोरी दिल्ली है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कोई भी जो है आपका जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादातर प्राचीन क्रिस्टलीय कायतांत्रित चट्टानों के अपक्षय के कारण अस्तित्व में आई हैं? तो यह कैसे आई हैं फ्रेंड्स? तो यह आई हैं आपके लाल एवं पीली मिट्टी से, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि? तो मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है? तो यह मुंबई पवनाभिमुखी है इस कारण से। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है, यह ग्रामीण क्षेत्रों का, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला है आपका, भारत में किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मदुरई को। अगले सवाल में है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार का माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करना है आपको। तो इसमें जो आ जाएगा आंसर आपका यह हो जाएगा ए और सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। समाचार के माध्यम से इसे नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए लक्षणों को ए बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो कौन है यह द्वीप, आपको यह बताना है। तो यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपको यह बताना है। तो सौरमंडल में जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले सवाल में है, कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता फ्रेंड्स? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रतिदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से जो आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। तो फ्रेंड्स जब आप इसका मिलान करेंगे तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों को उनके वर्गीकरण के साथ मिलाना है और फिर जो है आपको आंसर बताना है। तो जब आप मिलाएंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे इसका जो आंसर आ रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड में आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है। तो कौन सी आती है, तो यह आती है आपका प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान के रूप में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। तो यह बताया गया है निजता का अधिकार, ऑप्शन वन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा था। तो इसमें जोड़ा गया था फ्रेंड्स आपका 9वीं अनुसूची को। तो ऑप्शन टू हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया। तो यह 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। सवाल है, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इस समिति की जो अध्यक्षता है यह की गई थी आपके अशोक मेहता के द्वारा। ऑप्शन टू हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग संघ, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखक परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक समान लक्षण है, वह क्या है, आपको यह बताना है। तो वो जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का क्या हो जाएगा, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला सवाल है, भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के बीच शांति व मित्रता की संधि जिसके तहत नेपाली नागरिक भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं व अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे। तो यह हस्ताक्षर 1950 में किया गया था। अगला सवाल है, उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था। तो यह था आपका उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है। तो यह जो हो जाएगा आपका उप प्रधानमंत्री की जो है व्यवस्था नहीं की गई है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। तो जो नहीं है फ्रेंड्स यह कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142 को, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो जो गलत कथन है फ्रेंड्स यह हो जाएगा, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित भारतीय संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है। तो यह जो हो जाएगा फ्रेंड्स कम से कम 4 वर्ष, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था। तो यह जो हो जाएगा महात्मा गांधी शामिल नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है। तो यह संसद जो है आपका संयुक्त बैठक जो बुलाया जा सकता है फ्रेंड्स किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। नेक्स्ट सवाल में है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो यह जो है पारित किया गया था आदिवासी एवं दलितों के लिए। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो यह प्रावधान आपके राज्यपाल पर नहीं लागू है। अगला सवाल है, यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित
समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? थर्ड हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो यह है भारत के महान्यायवादी को। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थ का प्रावधान है? तो इसमें जो पृथक्करण का प्रावधान किया गया है आपका राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों में, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अनुच्छेद 50 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका आंसर।